हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 5 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा यहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट। सो नॉलेज मैनेजमेंट एक्जेक्टली क्या होता है? पूरा का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों वो इसी के ऊपर आपका रहेगा कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से बैंकों में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सब आपका रहेगा। सो थोड़ा सा बेसिक समझते वही आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो नॉलेज मैनेजमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? ठीक है, सो नॉलेज मैनेजमेंट उस प्रोसेस को बोला गया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, नॉलेज को कैप्चर करना, उसको शेयर करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना और नॉलेज को यूज करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। यानी ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल क्यों करती है? केएम स्टैंड्स फॉर नॉलेज मैनेजमेंट। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो जब आपके अंदर अच्छी नॉलेज होगी तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, रिस्क फ्री डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे और परफॉर्म भी इम्प्रूव होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी पूरे होंगे। तो बहुत ही सिंपल मतलब अगर हम बोलना चाहें नॉलेज मैनेजमेंट का, तो वो है नॉलेज को कैप्चर करना, ऑर्गेनाइज करना, शेयर करना और जो है इन सब की हेल्प से जो है नॉलेज को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी परफॉर्मेंस, प्लस आपका गोल भी अचीव हो जाएगा। इसमें दोनों के दोनों जो आपके असेट है उसको मैनेज करने की बात की गई है। एक होगा आपका टेंजिबल असेट और दूसरा आपका इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट जिसको आप टच कर सको, जैसे आपका कोई डेटाबेस या कोई लोन के डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी आपके पास फर्नीचर फिक्सचर्स, वो सब आपके टेंजिबल एसेट में आ जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट क्या होगा? इनटेंजिबल एसेट हम देख तो नहीं सकते पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनटेंजिबल होता है। किस टर्म में? स्किल्स कितनी है आपके एम्प्लॉयज की, कैसी स्किल्स है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टाइज, तो ये सारा होता है इंटेंजिबल असेट। तो इन सारे असेट्स को चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, इनको जो है मैनेज किया जाता है नॉलेज मैनेजमेंट में। जो मेन गोल है ना, मेन गोल नॉलेज मैनेजमेंट का सिर्फ इतना सा है कि राइट पीपल, सही पर्सन को सही जगह पे लगाया जाए। अब कोई पर्सन मान लीजिए ऑपरेशन में ज्यादा अच्छा है, ब्रांच को मैनेज करना आता है, आपने उसको लोन डिपार्टमेंट पे दिया, या जिसको लोन वाला काम अच्छा आता है आपने उसको ऑपरेशन में लगाया, तो ये सही तरह से नहीं है। जिसके अंदर जिस टाइप का नॉलेज है उस पर्सन को आपको उस तरह की पोस्टिंग देनी है। तो सही पर्सन को सही जगह पे अवेलेबल कराना, ये भी जो है नॉलेज मैनेजमेंट का गोल होता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिस पर्सन को लोन का नॉलेज होगा, अगर आपने उसको लोन वाले सेक्शन में ही ट्रांसफर या पोस्टिंग दी होगी, तो वो सही डिसीजन ले पाएगा, अच्छे डिसीजन ले पाएगा और जो है रिस्क फ्री, रिस्क भी आपका कम रहेगा। तो इससे आप साथ साथ रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल अपनी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करती है ताकि जो भी नॉलेज है उसको वो इस्तेमाल कर सके अपनी इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यही सब आपका इंट्रोडक्शन में था। सो नॉलेज मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल टर्म में बोलना चाहे तो वही है कि नॉलेज को इकट्ठा करना, कैप्चर करना, ऑर्गेनाइज करना, शेयर करना, जो भी इंप्लॉयज है उनके साथ शेयर करना, वही सारा आपका नॉलेज हो जाता है, मैनेजमेंट होता है। इससे क्या है, दो फायदे। एक तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ती है, प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी पूरे होते हैं। इसमें टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, हर तरह के एसेट को मैनेज किया जाता है। टेंजिबल में आपकी कोई फाइल डेटाबेस वो हो जाएगा, इंटेंजिबल में आपकी स्किल्स हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ये सारा आपका इनटेंजिबल असेट हो जाएगा। तो नॉलेज मैनेजमेंट में इन सभी असेट को मैनेज किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग चुका होगा कि नॉलेज मैनेजमेंट एक्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सो नॉलेज मैनेजमेंट का जो है मेन पर्पस वही है कि नॉलेज को मैनेज करना, जो भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना और शेयर करना अपने एम्प्लॉयज में, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस भी बढ़ाए और जो है आपके गोल्स को पूरा करे। ठीक है, सो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस होगी कि नहीं होगी, या एग्जिस्टेंस में रहेगी कि नहीं रहेगी, इट मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट कैन डिप्लॉय एंड मैनेज इट्स कॉर्पोरेट असेट। कैसे वो अपने असेट को मैनेज कर रही है या कैसे वो यूज कर रही है। ठीक है, इस बात पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है। तो असेट कौन से हैं? तो असेट दो तरह के होंगे, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, टेंजिबल असेट क्या होंगे? टेंजिबल असेट जैसे कि आपके कोई भी आपके असेट्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, कोई डेटाबेस है, वो सारा आपका टेंजिबल में हो जाएगा। इनटेंजिबल आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टाइज, ये सारा इनटेंजिबल हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को आगे देखना चाहती है, तो वो यही है कि कितने अच्छे से वो अपने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को मैनेज कर रही है। आप इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किस तरह से नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ रिसर्चर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि नॉलेज का मतलब क्या है। नॉलेज का मतलब नो वाई, हमें क्यों चाहिए, क्या चाहिए,
कौन चाहिए और कब चाहिए। अगर हम इन सभी चीज़ों को समझ सकें, ठीक है, इनको रिलेट कर सके, तो वही हमारा नॉलेज मैनेजमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे वैन डेन या वैन 2001 में इन्होंने क्या किया था कि डिफाइन किया था कि नॉलेज मैनेजमेंट एक्जैक्टली क्या है। नो वर्ड कैन बी डिफाइन एज समथिंग पीपल कैरी अराउंड इन देयर माइंड एंड पास। नो वर्ड मतलब क्या चीज आपके पास है, ठीक है, और वो आपके माइंड में है और उसको आप आगे पास कर पा रहे हैं। नो हाउ का मतलब है कि एबिलिटी टू पुट नो वर्ड इनटू प्रैक्टिस। वट मतलब क्या चाहिए, हाउ मतलब कैसे आप उसको पूरा करेंगे। तो हाउ का मतलब है कि आपकी एबिलिटी की वर्ड को आप प्रैक्टिस में यूज में पुट कर सके, तो वही हो जाएगा आपका नो हाउ। यहाँ पे जापानीज रिसर्चर्स थे, नोनाका, 2002 में इन्होंने भी नॉलेज को डिफाइन किया था। इन्होंने बोला था कि अगर आप नॉलेज को मैनेज कर रहे हैं तो आप डायनामिक चीज पे फोकस कीजिए, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाइए, ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब जहाँ पे सिर्फ नॉलेज की स्टडी की जा रही है। मतलब नॉलेज में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एब्सोल्यूट या स्टैटिक स्टैटिक चीजों की स्टडी कीजिए, नॉलेज में आप डायनामिक चीजों की स्टडी कीजिए। ये इनका बोलना था, नोनाका का। ठीक है, तो इनकी बहुत सिंपल सी फिलोसफी है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि नॉलेज ऐसी नहीं कि हमेशा सेम रहेगी, ये डायनामिक है, ये चेंज भी होती जाएगी। कई बार नॉलेज को बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि नॉलेज क्या है। कुछ लोग सोचते हैं इन्फॉर्मेशन डेटा वही सब नॉलेज है, लेकिन ये सब अपने में एक दूसरे से अलग अलग है। डेटा तो मतलब हो गया बिल्कुल ही रॉ फॉर्म। इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा से आपने काम काम की चीज निकाल ली, वो हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन। यानी डेटा एकदम रॉ फॉर्म हो गया, आपके पास बहुत कुछ है, वो आपका डेटा है, उसमें से आपने अपने काम की चीज ले ली, वो है आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप लाइब्रेरी में चले गए, वहाँ बहुत सारी किताबें हैं, तो उसको आप एक तरह से डेटा मान लीजिए। उसमें से आपने लाइब्रेरी में हजारों 5,000 बहुत सारी किताबें, आपने अपने काम की 2 या 4 बुक्स ले ली, तो वो आपके काम की चीज है, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। फिर नॉलेज, जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं, अपने काम में यूज में ला रहे हैं उसी इन्फॉर्मेशन को जो आपने स्टडी किया, ठीक है, वो आपका नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, डेटा से इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज, तो ये आप आपस में जो है इंटरकनेक्ट रहते हैं। नॉलेज दो टाइप की होती है, एक है एक्सप्लिसिट और दूसरा है टेसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब जिसको आप आसानी से कन्वर्ट कर सको कोड में और किसी लैंग्वेज में आप बता सको। एक्सप्लिसिट नॉलेज जैसे कोई किताब में, डॉक्यूमेंट्स में कोई नॉलेज है, ईमेल में, चार्ट में। मान लीजिए आपने ईमेल से कोई नॉलेज हासिल की, या कोई डॉक्यूमेंट या कोई डेटाबेस से, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज। मतलब क्लियर कट आप इसको देख सकते हैं, जो कोडिफाइड है या प्रॉपर लैंग्वेज में जो लिखी गई है, वो होगा एक्सप्लिसिट नॉलेज। दूसरा टैसिट नॉलेज। टैसिट मतलब होता है आपकी पर्सनल नॉलेज। मतलब इसको आप रिकॉर्ड रिकॉर्ड कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर अगर कोई नॉलेज है तो वो आपकी टेसिट नॉलेज है, जो आपके एक्सपीरियंस से आती है। अब कोई पर्सन है जिसका कई सालों का एक्सपीरियंस है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है वो उसको मालूम है, पर कैसे उसे इसको बताए, क्योंकि कहीं पे भी वो रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी उसका डेटाबेस कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पर्सन के माइंड में स्टोर है। टेसिट नॉलेज, कोई पर्सन का डेथ हो जाएगा तो ये नॉलेज भी खत्म होती है, लेकिन एक्सप्लिसिट नॉलेज के साथ ऐसा नहीं है। पर्सन जिसने भी ये नॉलेज दी है, लिखा है, तो उसका डेथ होने के बाद भी आने वाली कई जनरेशन उस नॉलेज का फायदा उठा सकती है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट में वो मेंशन है। लेकिन टेसिट नॉलेज क्या है? पर्सन का एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे पर्सन की डेथ हो जाती है, वो नॉलेज भी उसके साथ खत्म हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉलेज आपने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की है, तो वो होता है आपका टेसिट नॉलेज। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, तो वो उनके बाल सफेद कैसे हुए, वो किस टर्म में बोलना चाह रहे हैं? वो इसी टर्म में बोल रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो तुम्हें भी नहीं है। तुमने किताबी लैंग्वेज से या किताबों से पढ़ के जो नॉलेज हासिल की वो अलग है, और हमने जो धूप में बाल सफेद करके नॉलेज हासिल की वो अलग है। तो जो धूप में सफेद बाल है वो टैसिट वाली नॉलेज है, और किताबों से जो नॉलेज मिली वो आपकी एक्सप्लिसिट नॉलेज है। ठीक है, सो नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस इनकम्पेसिंग वेरियस स्टेप्स। तो नॉलेज मैनेजमेंट में कई सारे स्टेप है। पहला, नॉलेज को इकट्ठा करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। गैदरिंग में क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट से आप बहुत सारा ग्रोसरी का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज में आप क्या करते हैं कि चीनी चीनी को आपने चीनी वाले डब्बे में डाला, नमक को उस डब्बे में डाला, ठीक है, या अगर आपने सर्फ या साबुन लिया तो उसको अपने बाथरूम में कहीं शेल्फ में रखा, तो आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर शेयरिंग, शेयरिंग मतलब उसको आप बांट रहे हैं। एनालिसिंग, उसको एनालाइज कर रहे हैं किस टाइप की नॉलेज है। ठीक है, the knowledge of individual and group across the organization in order to leverage such knowledge for organization performance and generate a set of value in the organization। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट बोले, तो इसका मतलब है कि जो भी आपको नॉलेज मिली उसको आपने इकट्ठा किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको आपस में शेयर किया, और साथ साथ एनालिसिस किया। नॉलेज को आपने एनालाइज किया, क्यों? कौन सी नॉलेज, जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी लोग हैं या ग्रुप है, उनसे आपने नॉलेज को लेके इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, शेयर किया, और आपस में उसको एनालिसिस किया। क्यों? इसीलिए किया ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, प्लस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू सिस्टम को जनरेट कर सके। तो दो मेन गोल है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, वैल्यू सिस्टम बढ़ाना। ठीक है, तो यही पर्पस होता है आपका नॉलेज मैनेजमेंट का।
सो नॉलेज मैनेजमेंट को अगर हम दूसरी भाषा में बोलना चाहे तो नॉलेज मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि नॉलेज को कैप्चर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, कहाँ से मिला होगा वो? एक्सपीरियंस से मिला होगा। ठीक है, विजडम से मिला होगा। आपकी टेसिट नॉलेज कौन सी थी? जो धूप में बाल सफेद, यानी जो आपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो ये सारी जो नॉलेज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, उसको सभी के लिए अवेलेबल कराना। ठीक है, उसको सभी के लिए अवेलेबल कराना, वही हो जाएगा आपका नॉलेज मैनेजमेंट। अभी तो नहीं, पर फ्यूचर में जो है चीफ नॉलेज ऑफिसर को ये काम दिया जाएगा। अभी तो अगर हम बैंकों की बात करें, एज इट इज कोई चीफ नॉलेज ऑफिसर नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है, पर बैंकों का ये फ्यूचर है। फ्यूचर में चीफ नॉलेज ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि नॉलेज को इकट्ठा करके सभी के लिए अवेलेबल कराना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सके। तो नॉलेज मैनेजमेंट के मेन चीज़ें क्या क्या है, इसका मेन ड्राइवर मतलब क्यों हम नॉलेज मैनेजमेंट का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज मैनेजमेंट हो। रैपिड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे। तो अभी क्या हो रहा है कि आईटी यानी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये एडवांस होती जा रही है। तो इसी वजह से इस आइडिया में भी कि बिजनेस को कैसे कैरी करना है, उसमें भी रेवोल्यूशन हो रहा है। यानी जब आपका सिस्टम आईटी और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब में बदलाव हो रहा है, तो बिजनेस को कैरी करने के आइडिया में भी बदलाव होना चाहिए। इसीलिए मैं नॉलेज को इस्तेमाल करना चाहिए। अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। तो ऐसे कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए नॉलेज मैनेजमेंट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिजनेस भी आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको मैनेज करना भी मुश्किल है, बिजनेस खुद भी मुश्किल है, प्लस उसका मैनेजमेंट भी मुश्किल होता है। इसलिए नॉलेज को आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, इनोवेशन बहुत तेज़ी से बदल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, इनोवेशंस बढ़ रही है। तो ऐसे इनोवेटिव टाइम में खुद को सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना होगा? नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना होगा। चलिए, सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो इसके मेन मेन अच्छे अच्छे फीचर्स की बात करेंगे कि नॉलेज मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। यानी अगर कोई भी बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट को यूज़ करते तो क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, सो पहला है कि केएम इनिशिएटिव कैन सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कॉस्ट कटिंग। अगर आपने नॉलेज मैनेजमेंट किया तो आपका कॉस्ट कटिंग होगा, यानी पैसे बचेंगे। आप प्रोडक्ट और प्रोसेस में नए नए इनोवेशंस ला सकेंगे, कंपटीशन को बढ़ा सकेंगे, मार्केट में कंपटीशन में खुद को सर्वाइव करेंगे। कुल मिला के आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ना, वो भी बढ़ेगी और अच्छा प्रोसीजर और सिस्टम भी आपके यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बोली है कि नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल से आपकी कॉस्ट कटिंग होगी। ठीक है, कॉस्ट कटिंग, और जो भी आपके प्रोडक्ट या प्रोसेस है उसमें आप अच्छा अच्छा इनोवेशन ला सकेंगे, कंपटीशन को बढ़ा सकेंगे। तो इस बात को आप इंश्योर कर पाएंगे कि इससे आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सेकंड फायदा क्या है? सेकेंड फायदा ये है कि नॉलेज मैनेजमेंट कैन ट्रिमेंडसली इंप्रूव द कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय। तो इससे क्या है, आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी योग्यता बढ़ेगी, उनकी स्किल्स बढ़ेगी और उनकी नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरा फायदा ये है कि आपके एम्प्लॉयज की नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स और उनकी योग्यताएं बढ़ेंगी, तो उसको जो है उससे वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और आपको जो है मतलब जनरली क्या होता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज में स्किल्स अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, तो वो अच्छा प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छी सर्विस आपकी कस्टमर को दे पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। तीसरा है अनलैक इन केस ऑफ फिजिकल असेट। जो भी फिजिकल असेट है वो टाइम के साथ क्या होता है, उनकी वैल्यू डिटोरेट मतलब होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आपके नॉलेज मैनेजमेंट की, तो वो क्या है, वो वैल्यू एडिशन करता है। यानी अगर आप अपने एम्प्लॉयज को नॉलेज मैनेजमेंट पे जोर दोगे, तो धीरे धीरे आपके एम्प्लॉयज की स्किल्स बढ़ेगी और टाइम के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू भी वो बढ़ाएगा। तो तीसरा फायदा ये हो गया। इससे क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी इंप्रूव होगी। इन मैनी नॉलेज इंटेंसिव कंपनी इन यूएस, मतलब नॉलेज मैनेजमेंट से क्या हुआ कि कई कंपनियों की जो वैल्यू है उसमें मुनाफा हुआ है, मतलब वैल्यू बढ़ गई है। किस तरह से? नॉलेज मैनेजमेंट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल द रियल वैल्यू इज एज हाई एज 10 टाइम्स द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बुक्स में मेंशन की गई है, बैलेंस शीट में जो आपने बताई है, रियल में वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि नॉलेज मैनेजमेंट का आपने इस्तेमाल किया। बुक वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसको बैलेंस शीट में आपने दिखाया कि ये प्रॉपर्टी है मान लीजिए 1 करोड़, लेकिन सच में मार्केट रेट बढ़ने की वजह से उसका एग्जैक्ट वैल्यू है 10 करोड़। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक टेंजिबल असर का एग्जांपल दिया। तो नॉलेज मैनेजमेंट से क्या होता है कि आपकी जो बुक वैल्यू है, जो एग्जैक्टली में आपने बोला कि हमारी कंपनी की इतनी वैल्यू, वो वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, सीआरएम भी इसमें काम आ सकता है, सीआरएम में भी ये सपोर्ट कर सकता है। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देके अच्छा रिलेशन कस्टमर के साथ बनाए रखना, वही होता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और क्या फायदा होगा? नॉलेज मैनेजमेंट से क्या कर सकते हैं, आप रिस्क को अच्छी तरह से एक्सेस कर सकते हैं।
असेस कर सकते हैं। यानी कोई भी लोन लेने के लिए आता है, लोन प्रपोजल आप देखते हैं, तो आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप आसानी से जान सकते हैं कि इसमें कितना रिस्क है। आप अपने बेटर क्रेडिट डिसीजन यानी लोन के डिसीजन ले सकते हैं कि इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका फायदा होता है नॉलेज मैनेजमेंट का। नॉलेज मैनेजमेंट से ये भी फायदा होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट ओनली स्किल्ड इन क्रिएटिंग, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज बट ऑल्सो मॉडिफाइंग बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज एंड सेट। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया जहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो टाइम टू टाइम जो है अपनी स्किल्स को, नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, उसमें टाइम टू टाइम अपडेशन, मॉडिफिकेशन होता है, वो भी वो करते हैं, तो वही होगा आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने यही देखा कि नॉलेज अगर हम करते हैं तो उसका क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो नॉलेज दो टाइप की, एक्सप्लिसिट और टेसिट। एक्सप्लिसिट जो क्लियर कट बुक पे मेंशन है, टेसिट जो आपको एक्सपीरियंस से मिलती है, वो होती है आपकी टेसिट नॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट उस प्रोसेस को बोला गया जहाँ पे आप नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज में शेयर कर रहे हैं और उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आपके एम्प्लॉयज का, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम बढ़ता है, उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? तो इस आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में और इन्फॉर्मेशन में बहुत एडवांस हो रहा है, बहुत ये ग्रो हो रहा है, तो इसलिए नॉलेज भी हमें यूज़ करनी चाहिए। नॉलेज क्षेत्र में भी हमें रिवोल्यूशन लाना चाहिए। ठीक है, मतलब बिजनेस में रिवोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए हमें नॉलेज ये सब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिडली एडवांसमेंट से ग्रो कर रही है। कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए अगर हम नॉलेज को यूज़ करेंगे तो वो हम बेटर वे में खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। बिजनेस भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनको मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल है, तो इसीलिए नॉलेज मैनेजमेंट हमारे को सपोर्ट करता है। आजकल इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो सर्वाइवल के लिए नॉलेज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। फीचर्स की बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स है? तो अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कटिंग यानी पैसे आपके बचेंगे। ठीक है, पैसा सेव होगा क्योंकि आप अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस दे पाएंगे, कंपटीशन में भी खुद को कॉम्पिटिटिव रख पाएंगे। ठीक है, आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंटली आप अपना काम कर पा रहे हैं, अच्छी एफिशिएंसी से अगर आप काम करेंगे तो ऑब्वियस वाली बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलने वाला है। इससे क्या है, योग्यता, आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी योग्यता, उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज जो है बढ़ती है। नॉलेज मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा आपके एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी यानी योग्यता, स्किल्स और उनकी नॉलेज बढ़ती है। तीसरा, जो भी आपके फिजिकल एसेट है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, जिसको बोलते हैं डिटोरेशन। मतलब टाइम के साथ, जैसे आपका मकान है या कोई पुराना मकान है या कुछ भी आपके पास एसेट है, वो टाइम के साथ उसका वैल्यू कम होगा। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, कोई मशीन है मान लीजिए आपकी कंपनी में, उसका मशीन का वैल्यू टाइम के साथ कम होगा। कोई कार है, ठीक है, कुछ ऐसे भी है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे रियल एस्टेट, वो टाइम के साथ बढ़ेगा। कोई आपके पास प्लॉट है, वो बढ़ेगा। पर जनरली इन्होंने बात किया कि कोई भी एसेट है, मान लीजिए कोई फर्नीचर है, फिक्सचर है, कोई मशीन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ घटेगी। पर अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट से अपनी कंपनी की वैल्यू की बात करें, टाइम के साथ वो बढ़ती है। ठीक है, ये फायदा होता है। और क्या फायदा होता है? इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इससे आप कस्टमर सर्विस भी अच्छे से दे पाएंगे। इसके अलावा नॉलेज मैनेजमेंट से आप क्या कर सकते हैं, रिस्क को भी असेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लोन के लिए आया, तो आप लोन प्रपोजल को स्टडी करेंगे और कितना रिस्क है उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन उसको बोला गया जहाँ पे जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉय है, वो मोटिवेट रहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी स्किल्स और जो है मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिर्फ स्किल्स या नॉलेज की बात ना हो, बल्कि जो एम्प्लॉयज का बिहेवियर है नॉलेज की वजह से वो भी मॉडिफाई होता है, क्योंकि जितनी अच्छी नॉलेज होगी उस तरह से आप अपना बिहेवियर उसी तरह से शो करते हैं। नेक्स्ट है पीपल डायमेंशंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट में जो पीपल है उसका क्या रोल है? ठीक है, अगर हम बात करें नॉलेज मैनेजमेंट के इनिशिएटिव की, तो उसमें तीन चीजें होती है। ठीक है, तीन चीजें क्या क्या? एक तो है पीपल, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा टेक्नोलॉजी। तो जनरली ये तीन कंपोनेंट है आपके नॉलेज मैनेजमेंट के। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूजुअली अगर हम बात करें तो डोमिनेट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी को दिया जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो आपके पास बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पीपल और प्रोसेस सही तरह से नहीं होंगे, जगह पे नहीं होंगे, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो पीपल है वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं नॉलेज मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो कुल मिला के सिर्फ टेक्नोलॉजी को डोमिनेट किया गया। टेक्नोलॉजी अपने में सफिशिएंट नहीं है अगर पीपल या प्रोसेस सही तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नॉलेज मैनेजमेंट के लिए आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पर जो लोग हैं, मान लीजिए आपने ई लर्निंग का इस्तेमाल किया, तो लोग जाके अगर ई लर्निंग खुद से नहीं करेंगे या किसी और से ई लर्निंग करवाएंगे, या ई लर्निंग में आपने कुछ लेसन कुछ भी दिए, तो लोग उसको खुद से यूज नहीं कर रहे, उसको किसी और से करवा रहे। तो इसीलिए जो है आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं बोल सकते कि यही डोमिनेट करेगा, पीपल भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब आपको अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको फील कराना पड़ेगा। ठीक है,
और जो भी लीडर्स है उनको भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर बाउंड टू फेल इफ नॉट सपोर्टेड बाय लीडर्स थ्रू देयर एक्टिवेशन। तो जो लीडर्स है उनको भी इस बात पे सपोर्ट देना होगा। अगर लीडर सपोर्ट नहीं करेंगे तो नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोग्राम भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फेल कर जाएंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका एक कल्चर चेंज लाना पड़ेगा। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा होना चाहिए जहाँ पे शेयर नॉलेज इज फंडामेंटल, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कुछ बैंकों में मान लीजिए कोई नया जूनियर आया, सीनियर को बहुत चीज़ें मालूम है, तो कोई भी बात अगर जूनियर पूछता है तो सीनियर बोलता है सर्कुलर पढ़ लो या सर्कुलर रीड कर लो या इससे पूछ लो उससे पूछ लो। तो ये एक अच्छा नॉलेज मैनेजमेंट कल्चर नहीं है। सीनियर को आया तो उसको मालूम होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि हमें सपोर्ट करना है, नॉलेज को शेयर करना है। तो जब नॉलेज को शेयर करोगे, अब मान लीजिए जो जूनियर है उसको यही नहीं मालूम सर्कुलर कहाँ से देखते हैं, क्योंकि बैंकों की साइट से बहुत सारी होती है, तो वो अननेसेसरी उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो वो जो बात आपका सीनियर आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स में बता सकता था, कोई भी सिंपल सा डाउट था आपका, 2-3 मिनट वाले काम के लिए उसने बोला सर्कुलर करो, ढूंढो इसको, यहाँ से पढ़ो। अब सर्कुलर भी हजारों सर्कुलर होते हैं, कहाँ से ढूंढे क्या ढूंढे, उसमें हार्डली 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है और उसकी भी गारंटी नहीं उसको मिल जाएगा। तो 2-3 मिनट के काम में 2 घंटे लग गए, तो वही 2 घंटे तक कितना प्रोडक्टिविटी हो सकता था। तो कुल मिला के एक कल्चर ऐसा आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लोग नॉलेज शेयर को फंडामेंटल मतलब बेसिक माने कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो होना ही चाहिए। इस तरह का कल्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। अगला है नॉलेज मैनेजमेंट इन बैंक्स। बैंकों में कितनी जरूरी है? यस, बैंकों में भी इसका उतना ही जरूरी है। ठीक है, चाहे बैंकिंग सेक्टर बात करें, फाइनेंस बोले या आपका इंश्योरेंस सेक्टर बात करें, नॉलेज मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस बात की इंपॉर्टेंस समझ ली ना कि कितना जरूरी है नॉलेज मैनेजमेंट, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा आगे हैं। तो यही आपके कॉम्पिटेटिव टूल्स की तरह है कि आपने अपने आपने एटलीस्ट इस बात को तो समझा कि नॉलेज मैनेजमेंट कितनी जरूरी है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी वेल इन्फॉर्म अबाउट व्हेन डीलिंग विद कस्टमर्स। तो जब भी आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, ठीक है, हु में बी इक्वली नॉलेजेबल। जब आपके कस्टमर भी ऐसे हैं जिनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो अगर आप उनसे डील कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको उनसे आगे होना चाहिए, उनसे बेटर आपको नॉलेज पता होनी चाहिए, तभी आप उनको एक अच्छी सर्विस दे पाएंगे। पीटर ड्रकर ने जो है उन्होंने रीनेम किया था एम्प्लॉयज को, इन्होंने बोला था कि ये नॉलेज वर्कर्स है। ठीक है, और नॉलेज मैनेजमेंट पे इन्होंने स्ट्रेस दिया, बिकॉज नॉलेज मैनेजमेंट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव एम्प्लॉयज फ्रॉम पेरिशिंग वाइल इंडिविजुअल विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। तो पीटर ड्रकर ने बोला था कि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, नॉलेज वर्कर्स है। ठीक है, और एम्प्लॉयज की हेल्प से उनकी नॉलेज को बढ़ा के आप एक तरह से एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी उसी को आप बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है बैंकों में भी नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना। सिंपल से 2 टर्म्स हमने यहाँ पे देखी कि पीपल डायमेंशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जनरली इन तीनों में से टेक्नोलॉजी हमेशा डोमिनेट कर जाती है, सबको लगता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, पर जब तक पीपल और प्रोसेस अपनी जगह पे नहीं होंगे तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपका नॉलेज मैनेजमेंट प्रमोट होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है अपने पीपल को इक्वली मोटिवेट करो, ऐसा कल्चर लाओ जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग को फंडामेंटल माना जाए। मतलब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों में ऐसा कल्चर डेवलप करना होगा जहां पे लोगों को लगना चाहिए कि जो नॉलेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट में बैंकों की बात की गई है। तो बैंकों में बोला गया है कि बैंक हो, फाइनेंस हो या इंश्योरेंस सेक्टर, वहां पे नॉलेज मैनेजमेंट को अगर आपने समझा कि ये कितना जरूरी है तो आप ऑलरेडी आगे हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक अपने कस्टमर से डील करता है और कई बार कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपसे ज्यादा या आपके इक्वल नॉलेजेबल होते हैं, तो उनको आपको हैंडल करना है। अब सोचिए आपके कस्टमर को ज्यादा चीजें मालूम है, आपको कम चीजें मालूम है, तो कितना डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे बैंकों को चाहिए कि वो अपने कस्टमर से इस तरह से डील करे कि कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। मतलब आप कस्टमर से कुछ पूछ रहे हैं, सॉरी, कस्टमर आपसे कुछ पूछ रहा है कि ये क्या है, और आप कस्टमर से बैक क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या? तो मतलब कस्टमर एक तो आपको कुछ बोल के जाएगा, ठीक है, कुछ नेगेटिव ही बोल के जाएगा कि आप बैंक पे आपको नहीं मालूम। पर बैंकों में भी हजारों प्रोडक्ट होते हैं, आप जानते हैं कितने टाइप के प्रोडक्ट है, कितना अमेंडमेंट आता है, तो हर चीज को कोई कैसे याद रख सकता है? हर चीज के लिए अगर आप सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर में कोई मास्टर सर्कुलर है जिसमें आपके 400-500 पेज है, तो किस किस को कौन कौन स्टडी कर सकता है? आपके पास टाइम भी नहीं होता। तो बेटर है कि जो चीज काम की है, अब एक मास्टर सर्कुलर में मान लीजिए 500 पेज है, तो सारे पेज काम के नहीं होते दोस्तों, उसमें से हार्डली अगर आप देखें तो 500 पेज में से अगर मैं शॉर्ट में भी बताऊं तो 20 पेज आप मान सकते हैं वो काम के। तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना जहाँ पे इन काम की चीजों को बताया गया हो बहुत ईजी वे में, ताकि टाइम सेव हो और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सबको मालूम हो जाए। पीटर ड्रकर है, इन्होंने भी जो है एम्प्लॉय को बोला था कि नॉलेज वर्कर्स है। ठीक है, और नॉलेज मैनेजमेंट में उन्होंने जोर दिया था, और इन्होंने बोला था कि अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है।
इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन बैंकों में अगर ऐसा कुछ किया गया तो क्या फायदा होगा, ठीक है। सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज हम बोले तो अगर आप मान लीजिए बैंकों में आपने नॉलेज या इन सबको इस्तेमाल किया तो इससे बैंक अपने बाकी जो बैंक्स है उनसे ज्यादा आगे रह सकते हैं, कंपटीशन में काफी आगे रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है कि फर्स्ट स्टेप फॉर बैंक वुड बी क्रिएट द माइंडसेट अमंग एम्प्लॉय दे शुड रियरन टू अप्रिशिएट द। तो आपको पहला काम करना होगा कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनका माइंडसेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि नॉलेज मैनेजमेंट कितना जरूरी है, ठीक है। कैसे? बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल आपके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट रिसोर्स है, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को नॉलेज मैनेजमेंट हेल्प करने के लिए। नॉलेज मैनेजमेंट गाइड द पर्सनल इन being एबल टू डिलीवर प्रोजेक्ट इन टाइम इन ए कॉस्ट। तो इससे क्या है कि कोई भी काम जो है कम टाइम में अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ आप कर पाएंगे। खासतौर पर जो सर्विस इंडस्ट्री है बैंकिंग, वहां पे अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टाइमली कॉस्ट इफेक्टिव वे में जो है प्रोडक्ट अपने एम्प्लॉयज तक डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी की नहीं बात की गई है कि नॉलेज मैनेजमेंट बैंकों में इतना जरूरी है कि कुछ बैंकों ने तो चीफ नॉलेज ऑफिसर्स को अपॉइंट भी कर दिया, ठीक है, विद द फैक्ट दैट सम बैंक हैव रिक्रूटेड। तो चीफ नॉलेज ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। चीफ नॉलेज ऑफिसर का क्या काम रहेगा? नाम से ही लग रहा है नॉलेज ऑफिसर। बैंकों में नॉलेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाए, ये इसकी जिम्मेदारी सीकेओ यानी चीफ नॉलेज ऑफिसर को दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक और बात है कि एजीएम और डीजीएम यानी इतनी बड़ी पोस्ट का होना चाहिए, स्केल 5 स्केल 6, इस पोस्ट का आपका चीफ नॉलेज ऑफिसर होना चाहिए फॉर मैनेजिंग द इंटायर पोर्टफ्लो ऑफ केम इन बैंक राइट फ्रॉम आइडेंटिफाई। तो ये जो है आपका सीकेओ यानी कि चीफ नॉलेज ऑफिसर, इसकी जिम्मेदारी होगी कि आइडेंटिफाई करना कि नॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सोर्स है, कहाँ कहाँ से नॉलेज को हम इकट्ठा करेंगे, कैसे उसको हम एक्वायर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कैसे उसको शेयर करेंगे, और अपने जो वर्क फोर्स है उस तक इस नॉलेज को कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये सारा करने का जिम्मेदारी जो है सीकेओ की होगी। और जो नॉलेज है वो सही पर्सन के द्वारा इस्तेमाल की जाए बैंक के डेवलपमेंट में, ये जिम्मेदारी भी सीकेओ यानी कि चीफ नॉलेज ऑफिसर को दी गई है। के मॉडल फॉर बैंकों में नॉलेज मैनेजमेंट के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो बैंकों की अगर हम बात करें सो बैंक कैन फॉलो DIKAR मॉडल, ये मॉडल का ही नाम है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड है, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ यहाँ से लेके यहाँ, ये 2 बार आपका आ चुका है, तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो DIKAR मॉडल, तो इसकी एक तो फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है, डी का मतलब क्या, आई का, के आर, या जैसे के का मतलब क्या है या आई का मतलब क्या है, उसका मीनिंग भी पूछ लेते हैं। जो DIKAR मॉडल है, पहले हम DIKAR मॉडल, इसमें जो डी है इसका मतलब है दोस्तों डेटा। सेकेंड नंबर पे आपका आता है आई का मतलब है इंफॉर्मेशन। थर्ड नंबर पे के का मतलब है यहाँ पे हमारा नॉलेज। चौथा नंबर पे ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, और लास्ट में आपका आर से आपका आया रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो डीकार मॉडल या DIKAR मॉडल है, इसमें जो है 5 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि डेटा में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रॉ डेटा हमारे पास है, रॉ डेटा कुछ भी आपके पास है, ठीक है। अब रॉ डेटा के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, जैसा हमने देखा था कि रॉ डेटा में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया, वहां पे 1000 बुक्स है, उसमें से आपके काम की चीजें सिर्फ 2 बुक्स, तो वो 2 बुक्स होगी आपकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा रॉ फॉर्म में जहाँ पे बहुत कुछ है, उसी डेटा को प्रोसेस करके उसको उससे जो है काम की चीज ली जाती है, जिसको बोला जाता है इन्फॉर्मेशन। जो आपने इन्फॉर्मेशन ली, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपने अपने लिए बनाया नॉलेज। जैसे आपका दिमाग है, ठीक है, तो आपने हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो आपको नॉलेज हो चुका है। आपने हिस्ट्री भी पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, तो सभी चीज की नॉलेज अब आपके पास हो चुकी है। तो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उससे आपके पास आई नॉलेज। उस नॉलेज के आधार पर आपने क्या किया, एक्शन किया। क्या किया आपने, एक्शन किया। अब एक्शन से आप क्या समझ सकते हैं कि आपने उस नॉलेज को इस्तेमाल किया। जैसे आपने अलग अलग जगह से क्या किया, पढ़ाई की, ठीक है, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन ली आपने, आपको नॉलेज आ चुकी है। अब उस नॉलेज से आप एक्शन में कैसे ला रहे हैं, एग्जाम में आप लिख के आ रहे हैं, पेपर आप दे के आ रहे हैं। तो एक्शन मतलब उसी नॉलेज को यूज करके आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली उस एक्शन से क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। एक्शन मतलब आपने नॉलेज को एग्जाम में यूज किया तो आपका एक्शन हो गया, उससे आपको रिजल्ट मिला, आपके 80% आए, 90% आए, तो वो आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिकार मॉडल में बताया गया। ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है ये इसको इस्तेमाल करती है। बैंक चाहे तो बैंक इस मॉडल को यूज कर सकता है, लेकिन इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी RAKID, इस तरह से इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स करने से क्या फायदा होगा, रिवर्स करने से ये फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए आप पहले अपने रिजल्ट को देखिए, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको टारगेट दिया, तुम्हें क्या करना है, रिजल्ट 80% लाना है, तो अब आपको पहले रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। फिर रिजल्ट, यानी अगर आप इसको रिवर्स करेंगे, यानी जैसे
एक गोल सेट करना। अब आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और आपको एक गोल तक पहुंचना है, वो एक बात है। दूसरी बात है कि आपका गोल पहले से सेट कर दिया गया, जैसे बोलते हैं ना बिना गोल के आप लाइफ जी रहे हैं, आपका कोई गोल ही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा लोग नेगेटिव वे में लेते हैं। अगर आपने पहले से अपना गोल सेट कर रखा है कि मुझे ये बनना है, मुझे सी ए बनना है या मुझे ये बनना है, तो अगर आपका गोल पहले से सेट है तो बेटर वे में, अब जैसे आप किसी भी ट्रेन में बैठ गए, आपको मालूम नहीं पहुंचना क्या है, जब आपको मालूम होगा कि मुझे यहाँ जाना है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाना है, तभी आप ट्रेन लेंगे, तो आपका बेटर चांस है कि सही जगह पहुंचने का। अब किसी भी ट्रेन में आप बैठ गए कि चलो कोई नहीं, जहां पहुंचेंगे पहुंचेंगे, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। पहले गोल सेट कर लो और फिर जो है जो भी रास्ते उसको अपनाओ। तो इसीलिए इसको रिवर्स करने की बात की है, यानी पहले जो अपना रिजल्ट पहले डिसाइड कर लो कि क्या आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो आर ए के आई डी में क्या हो रहा है, डी आई के आर को रिवर्स से तो किया जाना, ये आर पहले लिख दिया, फिर के आ गया, फिर सॉरी फिर ए आ गया, फिर के आ गया, आई और डी, के आई डी, तो रैकेट मॉडल बनाया गया। और बैंकों में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस मॉडल को रिवर्स किया गया। ठीक है, तो रिवर्स करने से क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, पहले हमें रिजल्ट पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए, ये रिजल्ट हमें चाहिए, और उस हिसाब से मेहनत करेंगे। कि वही बात है कि पहले आपको अपना गोल सेट करना है, आपको बनना क्या, आपको सीए बनना है, क्या बनना है, उसी हिसाब से आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वही इसमें बोला गया। तो रैकेट में इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो आर से क्या हो जाएगा, आर से क्या था यहाँ पे रिजल्ट, तो सेम आपका रिजल्ट हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा एक्शन, के से क्या हो जाएगा नॉलेज, आई से क्या हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, और डी से क्या हो जाएगा डेटा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मॉडल इसको रिवर्स किया है, इसका पर्पस यही है कि इम्प्रूव किया जाए इस मॉडल का जो इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बैंकों में इसी मॉडल को आर ए के आई डी किया गया। इसका मतलब पहले हम अपने एंड रिजल्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब एंड रिजल्ट पे यानी हम अपने गोल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और फिर उस गोल को पहुंचने के लिए धीरे धीरे हम अपने स्टेप्स को जो है ला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले रिजल्ट की बात की जाएगी कि क्या हमें रिजल्ट चाहिए। ए से मतलब क्या ऐसे एक्शन लेने चाहिए ताकि हम इस रिजल्ट को अचीव कर सके। के से मतलब कैसी नॉलेज हमें होनी चाहिए, कैसा नॉलेज लाएं कि हम अपने एक्शन को यूज कर सके, ठीक है, उसको एक्शन में ला सके। आई से मतलब कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन जरूरी है नॉलेज लाने के लिए, हमें अपनी नॉलेज लाने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने अपना सीए बनने का गोल सेट किया हुआ है कि हमें रिजल्ट चाहिए, हम सीए बनना चाहते हैं, तो आप कौन सी वाली नॉलेज या कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज करोगे। आप ऐसा कॉमर्स ले लोगे, ठीक है, आप 10th के बाद से कॉमर्स लोगे, आप साइंस लोगे ही नहीं। तो इसीलिए आपको पहले से गोल सेट करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। डी से आपका डेटा, कहाँ कहाँ से आप डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा को आप इकट्ठा करोगे, स्टोर करोगे, प्रोसेस करोगे, ताकि आप इन्फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर सके। डेटा मतलब अलग अलग जगह से आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे आप अलग अलग जगह से एक तरह से सर्वे कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो डेटा में आपके पास बहुत कुछ होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपका डेटा है, उसमें से काम काम की चीज आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डेटा में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी, हर तरह का इंफॉर्मेशन, हर तरह की चीज जिसको आप पढ़ सको, हर तरह की किताब आपका डेटा है। उन सभी किताबों में से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ कॉमर्स की किताबें चाहिए, उससे आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, फिर उसको यूज करोगे, बाद में आप सीए बचोगे। तो इस तरह से आर ए के आई डी मॉडल को बैंकों में यूज किया जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सी बात हमने यहाँ पे पढ़ी दोस्तों, कि बैंकों में क्यों आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि ये जो आप नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल बैंकों में, ये इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एम्प्लॉयज का माइंड सेट रेडी करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि केएम कितना जरूरी है। ठीक है, एम्प्लॉय का माइंड सेट रेडी करके उनको बताओगे तो वो क्या है, इसको यूज करेंगे, और बैंक जैसे इंडस्ट्रीज में तो उसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। साथ में बैंकों में एक पोस्ट भी बनाई गई है, सीकेओ, यानी कि चीफ नॉलेज ऑफिसर। ये एजीएम या डीजीएम रैंक का होगा कम से कम। इसको जिम्मेदारी दी गई है कि बैंकों में नॉलेज मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो को संभालो, समझो। ठीक है, अपने नॉलेज को आइडेंटिफाई करो, अलग अलग जगह से नॉलेज को इकट्ठा करो, उसको प्रोसेस करो, और फिर उस नॉलेज को अपने वर्कफोर्स में शेयर करो। ठीक है, तो ये चीज बैंकों में इस्तेमाल की जा रही है। बैंकों में नॉलेज मैनेजमेंट के लिए कोई मॉडल है, यस, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मॉडल है, DIKAR। इसको रिवर्स करके बैंकों में रैकेड, RAKID नाम से इस मॉडल को बैंकों में यूज किया जा रहा है। DIKAR का मतलब क्या है, डी से है आपका डेटा, सॉरी डी से है डेटा, आई से इंफॉर्मेशन, के से नॉलेज, ए से एक्शन, और आर से आपका रिजल्ट। ठीक है, सो डी मतलब आप पहले बहुत सारी जगह से डेटा देखेंगे, उस डेटा में से काम काम की चीज छाटेंगे, जो हो जाएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को यूज करके आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज को आप एक्शन में लाएंगे, और लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा। बैंकों में इसको रिवर्स क्यों किया गया, उसका रीजन ये है कि अगर आपको पहले से गोल या रिजल्ट पता रहे कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे। जैसा आपका रिजल्ट चाहिए कि आप सीए बनना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे ना। तो इसीलिए इस मॉडल को रिवर्स करके बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये ज्यादा इफेक्टिव हो। आर का मतलब है रिजल्ट, क्या हमें रिजल्ट चाहिए। ए, उस हिसाब से हम एक्शन करेंगे। के मतलब अपनी नॉलेज को हम इस्तेमाल करेंगे। आई मतलब इन्फॉर्मेशन से आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। डी मतलब डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसको नॉलेज में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ केएम इन बैंक। बैंकों में किस तरह से इसको यूज किया जा रहा है, कैसे ये एक्टिवेशन होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें केएम का एक कल्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंकों में अगर आप चाहते हैं कि ये यूज हो, तो यूज होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मतलब मेनली आपका जो
ह्यूमन है उनके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग नॉलेज शेयरिंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम आती है अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट को बैंकों में यूज़ करते हैं। एक तो प्रॉब्लम है बिहेवियर एरिया को लेके, जिस प्रॉब्लम को आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ह्यूमन की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉलेज ह्यूमन के पास है तो वो नॉलेज उसको तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में अगर आप डालेंगे, मान लीजिए अगर आप उस नॉलेज को किसी भी फॉर्म में टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं, पर वो जाएगा तो ह्यूमन के थ्रू ना, तो ह्यूमन की तो आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एक कल्चर भी बनाना पड़ेगा नॉलेज जहाँ पे शेयर किया जा सके, ठीक है। फ्री कम्युनिकेशन मतलब लोग आपस में फ्रीली होके कम्युनिकेट करें, नॉलेज को आपस में बांटे, ये सब चीजें होनी भी जरूरी होती है। लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आती है? डिफिकल्टी यहाँ पे आती है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो हु आर नॉलेज आइलैंड, मतलब उनके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। और वो जो है रिलक्टेंट, मतलब उनकी इच्छा नहीं होती। उनको लगता है हमने इतनी मेहनत करके इतना एक्सपीरियंस गेन किया तो हम इतनी आसानी से क्यों किसी के साथ शेयर करें। तो इस तरह के का जो है एटीट्यूड कुछ एम्प्लॉयज का रहता है। और ये जो है एटीट्यूड के जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए बाय सीकेओ। सीकेओ कौन था? चीफ नॉलेज ऑफिसर, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप नॉलेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कराएं। तो सीकेओ क्या करेगा? एसओ से, ऐसे एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगा, उनकी काउंसलिंग करेगा और उसकी हेल्प से जो है नॉलेज को ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ केएम इन बैंक, बैंकों में किस तरह से यूज होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या है कि मेनली जो प्रॉब्लम आती है बैंकों में केएम को यूज करने के लिए, वो बिहेवियर प्रॉब्लम आती है। कुछ एम्प्लॉय का बिहेवियर ऐसा होता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो है मतलब कल्चर ऐसा सेट करना चाहिए जो बिहेवियर चीज़ों को भी देख सके। और साथ में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं जो जिनकी इच्छा नहीं होती अपनी नॉलेज को शेयर करने की। तो ये जिम्मेदारी सीकेओ को दी गई कि ऐसे लोगों से काउंसिल करे और नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाए। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन बैंक, कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो बैंकों में नॉलेज मैनेजमेंट से क्या कर सकता है? बैंक एक अच्छी सर्विस कस्टमर को दे सकता है, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करोगे, नॉलेज मैनेजमेंट भी यूज करोगे, तो इससे क्या होगा कि आप अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को दे पाएंगे। इसके साथ कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो है, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट भी बैंक यूज कर सकता है। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट क्या होता है? विच इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर को समझना, उनकी प्रेफरेंस क्या है, क्या चीज उनको पसंद नहीं है, क्यों वो किसी दूसरे बैंक के पास गए, ठीक है। तो ये बहुत डिसीजन टूल के तौर पे काम आ सकता है। यानी नॉलेज मैनेजमेंट तो बैंक यूज कर ही रहा है, साथ में बैंक कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को भी यूज कर सकता है। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का मतलब है कस्टमर को समझना, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी क्या प्रेफरेंस है, क्या चीज वो पसंद नहीं करते। कस्टमर को ये पसंद नहीं है कि कैश विड्रॉल के लिए अगर वो आ रहे हैं, क्योंकि छोटा अमाउंट तो एटीएम से हो जाएगा, पर उनको 5 लाख 10 लाख बड़े अमाउंट की अर्जेंसी है कैश की, तो उनको बहुत ज्यादा लाइन में वेट करना पड़ता है, उनका 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट होता है। ये चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसके लिए आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में यूज की जाती है। सो मेनली अगर हम एक ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्यों नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बैंकों में होना चाहिए, ठीक है। इस अप्लाई सच अक्वायर्ड नॉलेज फॉर बिजनेस डेवलप, तो मेन पर्पस यही है कि नॉलेज का इस्तेमाल करके बिजनेस को डेवलप किया जाए, ठीक है। तो मेन वही है कि बिजनेस डेवलप करे। वो कैसे हो पाएगा? उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉय का एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट का सक्सेस किस बात पर डिपेंड करता है? आपके एम्प्लॉय का, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड है, क्या वो सोचते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज मैनेजमेंट सही तरह से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो, तो आपको ये देखना होगा कि आपके एम्प्लॉयज का एटीट्यूड क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, उस हिसाब से जो है ये चीजें डिसाइड की जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय का एटीट्यूड चेंज हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उनको मोटिवेशन दे सकते हैं, उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय को ऐसी जगह पे जॉब पे रखे जो उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच करता हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस है मान लीजिए, या नॉलेज है मान लीजिए, क्रेडिट यानी लोन डिपार्टमेंट, तो उसको लोन वाली ही पोस्टिंग दी जाए ताकि वो बेटर वर्क कर सके, मोटिवेशन फील कर सके, ठीक है। तो इस तरह से बैंकों में नॉलेज मैनेजमेंट को यूज किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट बैंक में बोला गया है कि बैंकों में इसको यूज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाएगा, और नॉलेज मैनेजमेंट की हेल्प से जो है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है आप अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को दे पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की भी बात की जा रही है। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट मतलब कस्टमर को समझना, उनकी क्या प्रेफरेंस है, क्या चीज़ उनको पसंद नहीं है, वो क्यों दूसरे बैंक के पास चले गए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग टूल के तौर पे। यानी बैंकों को कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम है आपसे उसको रेक्टिफाई या रिजोल्व करना चाहिए। अगर हम फाइनल ऑब्जेक्टिव की बात करें नॉलेज मैनेजमेंट, वो यही है कि जो नॉलेज है उसको बिजनेस में लगाना। जो भी आपके एम्प्लॉयज की नॉलेज थी उसको आप नॉलेज मैनेजमेंट टूल की हेल्प से इकट्ठा कीजिए और अपने एम्प्लॉयज में वो नॉलेज को शेयर कीजिए,
जिससे उनका नॉलेज बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगी और वो आपके बिजनेस को डेवलप करके देगा। जो मेनली सक्सेस है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज मैनेजमेंट काम करेगा नहीं करेगा, उसकी सक्सेस डिपेंड करती है आपके एम्प्लॉयज़ का कैसा एटीट्यूड है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल क्या है, पॉलिसी क्या है। क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ का अगर एटीट्यूड ही नेगेटिव है, कोई नॉलेज शेयर ही नहीं करना चाहता, ठीक है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। या आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है या पॉलिसीज बहुत खराब है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो एटीट्यूड कैसे चेंज करेंगे? आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन देना पड़ेगा, ठीक है। मोटिवेशन, इंसेंटिव, कुछ आप अगर कुछ अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो उनको आप अच्छे इंसेंटिव दीजिए, ठीक है। और उसके साथ आपको ये चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस वाली जगह पे ही पोस्टिंग मिले। ऐसे लोग जो अच्छी नॉलेज या अच्छे एक्सपीरियंस के, तो उनको उसकी वाली जगह जहाँ उनको पसंद हो वैसी वाली जगह पे पोस्टिंग देनी चाहिए। सो नॉलेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन इन बैंक, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की गई। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट पे क्या, कहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ कि बैंकों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि बाहर की जो कंपनियां वो भी बैंक, मतलब जैसे फॉरेन बैंक वो भी इंडिया में आए हैं, ठीक है, और बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिला है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो कोई भी बैंक सक्सेस होगा या फेलियर होगा तो उसको ऐसे इन्वायरमेंट पे जो है खुद को कॉम्पीट रखना पड़ेगा। तो जो आपका नॉलेज मैनेजमेंट है वो किसी भी बैंक को या बैंक के प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कैसे? इसमें जो है आप तीन चीजें यूज कर सकते हो, तीन स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हो खुद को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए। तो पहला है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा है डिफरेंशिएशन, तीसरा है फोकस। तीनों में वन बाय वन समझेंगे। तो पहला है दोस्तों कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है कि केएम का इस्तेमाल बैंक करते हैं ताकि कॉस्ट को सस्ता कर सके, एफिशिएंसी को बढ़ा सके, ठीक है। तो कॉस्ट लीडरशिप मतलब सस्ते प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, सस्ते रेट पे हाउसिंग लोन, सस्ते रेट पे पर्सनल लोन, ये सब अवेलेबल कराना, ठीक है। एफिशिएंसी को बढ़ाना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, कॉस्ट कटिंग करना। यानी सस्ते रेट पे अगर आप प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर कर रहे हो या सर्विसेज सस्ते रेट पे अवेलेबल करा रहे हो, तो इससे आप अपने कॉम्पिटिटर से वैसे ही आप आगे। तो पहला आपका कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। दूसरा आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होगा? तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक, यानी आप अपने केम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बैंक क्या करे, अपने एम्प्लॉयज की एक्सपर्टाइज और नॉलेज को इस्तेमाल करे यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब आप यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट में रहेंगी। कैसे आप बनाएंगे यूनिक प्रोडक्ट? अपने नॉलेज की एक्सपर्टाइज, वो आपके जो एम्प्लॉयज है वो काफ़ी एक्सपर्ट है, तो अपने एम्प्लॉयज की एक्सपर्टाइज और उनके एक्सपीरियंस की हेल्प से आप यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। यूनिक प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से बैंक अपने कॉम्पिटिटर से खुद को डिफ्रेंशिएट, मतलब उनसे कैसे आप अलग है, क्यों अलग है। तो आपके एम्प्लॉयज में बहुत अच्छी एक्सपर्ट नॉलेज थी, अच्छा एक्सपर्ट था, अच्छा एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर आपने यूनिक प्रोडक्ट बनाए। यूनिक प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और मार्केट के हिसाब से, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से होंगे। तो इसी वजह से आप खुद को अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। उनसे क्यों आप डिफ्रेंशिएट है? इसलिए क्योंकि आपने यूनिक प्रोडक्ट बनाए हैं, उससे आपके कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपका मार्केट बेस्ड कस्टमर डिमांड भी बढ़ेगी। तीसरा है फोकस, ठीक है। सो केएम से क्या कर सकता है, बैंक किसी स्पेसिफिक मार्केट पे फोकस कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैंक चाहता है कि केएम में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर की नॉलेज को अगर आपने कलेक्ट किया, ठीक है, तो उसी के आधार पे आपने कोई टेलर मेड प्रोडक्ट उसको बना के दिया। यानी बैंक क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई छोटे बिजनेस है, एमएसएमईज है या नए प्रोफेशन है या रूरल एरिया है, उनके लिए आपने उनके टाइप का प्रोडक्ट बना के दिया। तो फोकस मतलब स्पेशल मार्केट पे फोकस करके उन्हीं पे आप प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं। जैसे आपने सोचा कि एमएसएमई मार्केट पे फोकस करेंगे या रूरल मार्केट पे, तो इसमें आप स्पेशल मार्केट पे फोकस करके उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन बेनिफिट आपको केएम से होने वाले हैं। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो बैंक है, बैंक चाहते हैं कि वो सीके हो, यानी कि चीफ नॉलेज ऑफिसर को अपॉइंट करे, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि केएम वाले कल्चर को बैंक में हम क्या करें, आने वाले फ्यूचर में इंप्लीमेंट करें। कुछ बैंकों ने तो ऑलरेडी इसको अपॉइंट कर दिया, रिक्रूटमेंट कर दी, कुछ बैंक अभी आने वाले टाइम में करने वाले। चीफ नॉलेज ऑफिसर के बारे में हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि इसकी जिम्मेदारी होगी कि केएम के कल्चर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, पूरा केएम जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, ये जिम्मेदारी चीफ नॉलेज ऑफिसर को दी जाएगी। ये कम से कम एजीएम और डीजीएम रैंक का होना चाहिए। तो यही आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो यही दो चीज़ यहाँ पे बोली है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हमने देखा कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन आया तो बैंकों में कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। तो जो बैंक खुद को ऐसे कॉम्पिटिटिव एरिया में खुद को सक्सीड रखना चाहता है तो उसको केएम का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें तीन स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है। पहला है कॉस्ट लीडरशिप, जहाँ पे बैंक सस्ती एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा डिफरेंशिएशन, मतलब यूनिक प्रोडक्ट, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट रहे। फोकस मतलब स्पेशल चीजों पे फोकस करेगा, जैसे मान लीजिए सिर्फ हाई नेटवर्थ कस्टमर के लिए अलग प्रोडक्ट बना, या जो एमएसएमई उनके लिए अलग बना, रूरल पॉपुलेशन के लिए अलग प्रोडक्ट बना। तो स्पेसिफिक कस्टमर पे फोकस करके उस हिसाब से भी
बैंक प्रोडक्ट दे सकता है। ये हो गया दोस्तों प्रेजेंट। फ्यूचर में जो है चीफ नॉलेज ऑफिसर हर बैंकों में अपॉइंट किया जाएगा। इसको जिम्मेदारी होगी कि नॉलेज मैनेजमेंट का जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कराए। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते हैं इतने साल, मेरे को 20 साल 30 साल लगे, मैंने अपने बाल सफेद किए इस नॉलेज को पाने के लिए, मैं क्यों किसी से शेयर करूं। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को गाइड देना, उनकी काउंसलिंग करना, ये भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का जिम्मेदारी रहेगा। ये एजीएम या डीजीएम रैंक का होता है। अगला आईटी एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है? आईटी क्यों यूज किया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो आपके डेटा को मैनेज कर रहा है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है दैट इंटरेक्ट विद यूजर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस इटसेल्फ टू कैप्चर एनालिस डेटा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब है कि सारा का सारा डेटा एक सॉफ्टवेयर में रहेगा। ठीक है, तो अगर सारा डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है तो वही हो जाएगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसका पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस यही है कि कस्टमर का सारा डेटा, चाहे कोई क्वेरी आई, मान लीजिए कस्टमर बार बार एक ही क्वेरी पूछते हैं, बार बार मेल करते हैं, एक ही चीज को लेके मेल करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, या कैसे इंटरेस्ट रेट घटाया जाए, या एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। ठीक है, तो कस्टमर का डेटा को इकट्ठा करना, उसको इंटीग्रेट करना, उसको अपडेट करना, ये सारा जो है डेटाबेस मैनेजमेंट का मेन पर्पस यही होता है। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी इंप्लॉय को बोलो कि सारा मेल चेक करके एक एक करके सारा डेटा लाओ, तो उसमें बहुत खर्चा होगा। लेकिन अगर आप सिस्टम को बोलोगे तो सिस्टम और टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि आपका काफी पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छी क्वालिटी का भी आपको सामान काम मिलेगा, प्लस आपको क्विक सर्विस भी आप कस्टमर को दे पाएंगे। तो वही आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट बना रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल, जैसे लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी में क्या मिलेगा आपको? किताबें मिलेगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको जिस टाइप का आपको डेटा चाहिए, अपने कस्टमर का डेटा, हर टाइप का डेटा आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मिल जाएगा। अब है आपका सेंट्रलाइज डेटा वेयरहाउस। सेंट्रलाइज डेटा वेयरहाउस क्या है? वेयर द डेटा ऑफ ऑल कस्टमर ऑफ ब्रांच ऑफ ए बैंक इज स्टोर्ड शुड बी इन पोजिशन टू प्रोवाइड रेडिली द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर एज अनड्यू डिले वुड टेल अपॉन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट में आपका कस्टमर का सारा डेटा मिलेगा, किसी भी टाइम इमीडिएटली आप इस डेटा को मांग सकते हैं, रेडिली आपको इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रलाइज डेटा वेयरहाउस होगा। तो सेंट्रलाइज डेटा वेयरहाउस मतलब जहां पे डेटा को स्टोर किया गया। तो सेंट्रलाइज डेटा वेयरहाउस होगा जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इजिली कोई भी कस्टमर का डेटा है, इमीडिएटली आपको वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, total automation of branch which turn out sizable business of bank. The interconnectivity among branches to provide anywhere banking services to customer is quite welcome, but at the same time many customer at the time of opening or closing the account would have to bear the undue delay due to practice of centralized back office function. कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई कस्टमर है, अकाउंट ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अननेसेसरी डिले लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सेंट्रलाइज बैक ऑफिस जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, देरी से काम कर रहा है। जो फ्रंट ऑफिस के जो स्टाफ है, कई बार वो भी कंप्लेन करते हैं कि सेंट्रलाइज डेटा प्रोसेसिंग में बहुत देरी हो रही है। ठीक है, लेकिन कस्टमर चाहता है कि उनको इमीडिएट या फास्ट सर्विस दी जाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसी टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जो फास्ट हो। ठीक है, फास्ट सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। बहुत से बैंकों में आपने देखा होगा, और वो असलियत भी है, कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम नहीं करते हैं। अब जो बैंक में जो भी क्लर्क है या ऑफिसर है, तो उसको कस्टमर की भी सुननी पड़ती है। अब सामने सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है ना, स्टाफ की कोई गलती नहीं, पर उनको ही बहुत बार सुनना पड़ता है अननेसेसरी कस्टमर की साइड से। कस्टमर को लगता है कि ये स्टाफ ही अननेसेसरी डिले कर रहा है, पर सच्चाई आप लोग जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली बैंकों में होता है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी सारी मेंटल स्ट्रेस बैंकों में स्टाफ को झेलनी पड़ती है। आईटी एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। आईटी एंड डेटाबेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा, ये मतलब कोई, ये ऐसे नहीं कि इसको आप टच कर सको, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो अलग अलग जगह से डेटा को इकट्ठा करके आपको अवेलेबल कराता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस यही है कि डेटा को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना। ठीक है, अलग कोई क्वेरी आई, वहां से डेटा को इकट्ठा किया, उसको अपडेट करना, टाइमली अवेलेबल कराना। प्लस एक सेंट्रलाइज डेटा वेयरहाउस जहाँ पे कस्टमर का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, और सेंट्रलाइज डेटा वेयरहाउस जहाँ पे आपको कस्टमर का सारा डेटा मिल जाएगा, आपको इमीडिएटली आपको अवेलेबल भी करा दिया जाएगा। सम ऑफ द कॉमनली यूज किए हम, तो नॉलेज मैनेजमेंट के कुछ टूल्स या टेक्नोलॉजी जिसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। पहला, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। डिस्कशन ग्रुप इनेबल द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम मतलब कुछ ग्रुप्स बने होंगे जहाँ पे ऑनलाइन लोग अपने आइडियाज या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो है आपके पास काफी सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग आइडियाज आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है डेटाबेस मैनेजमेंट क्या करता है, डेटा को इकट्ठा करता है। या ऑनलाइन कोई कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, वहां पे भी बहुत सी बातें चल रही होंगी, तो वो जो भी कॉन्फ्रेंस हुई वो सारा डेटा भी यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होगा कि लोग कोलैबोरेट करते हैं,
मैसेज के थ्रू, जो को वर्कर्स है आपस में वो मैसेज के थ्रू अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी लोकेशन पे है, किसी भी टाइम जोन पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेंट मैसेजिंग से क्या है, रियल टाइम बेसिस पे डेटा का ट्रांसफर किया जा रहा है। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस, जो केएम है, नॉलेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इट प्रोवाइड ए कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव वे टू फॉर्म कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस अराउंड एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इससे क्या हो रहा है, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस मतलब ऐसे लोग जो सेम टाइप की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो नॉलेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से क्या है, उनको एक तरीका मिल जाता है कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस का, मतलब वो जो सेम टाइप की नॉलेज या सेम टाइप की इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा और वो अपने डेटा को, इंटरेस्ट को आपस में शेयर करते हैं। तो वहां से भी डेटा लिया जा सकता है। क्या डॉक्यूमेंट या कंटेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटा को, डॉक्यूमेंट के जो डेटा है उसको लोकेट किया जाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन को ट्रैक किया जाता है। ऐसी वेब इंटेलिजेंस। सो वेब इंटेलिजेंस में एग्जैक्टली क्या होगा कि ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का किस टाइप की मार्केट है, ठीक है, किस टाइप का कस्टमर इंटरेक्शन है, ये सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया जाता है इसमें, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वेब इंटेलिजेंस, इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल या ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके। तो वेब इंटेलिजेंस भी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से, जिस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे एक है पर्सनलाइज पोर्टल इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कस्टमाइज होम पेज समझ सकते हैं। ये कस्टमाइज होम पेज है जहाँ पे जो किसी को भी कोई डाउट है, यहाँ पे लॉगिन करके वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है किसी से मांग सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय जो है टाइम उनका काफ़ी सेव हो जाता है, इफिशिएंट वे में उनको उनका आंसर मिल जाता है। पोर्टल पे जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो लॉगिन करेंगे और वहाँ पे उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले से किसी ने अगर कुछ आंसर किया वहाँ से भी वो देख सकते हैं, या मतलब अच्छा और ईजी तरीका है एम्प्लॉयज़ का कोलेब्रेशन का, बातचीत करने का। तो ये सारे तरीके यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ दोस्तों ये वाला पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट, और आने वाले टॉपिक को इससे अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।